हेलो दोस्तों। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में अगर हमें किसी वस्तु का पोजीशन पता है तो उसका वेलोसिटी हम पता कर सकते हैं, उसका हम त्वरण पता कर सकते हैं, उसको लगने वाला फोर्स पता कर सकते हैं, उसका मोमेंटम पता कर सकते हैं। अगर पार्टिकल काफ़ी बड़ा है यानी क्लासिकल मैकेनिक्स में अगर तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स का अध्ययन हम क्लासिकल मैकेनिक्स के अंतर्गत करते हैं। यह इंटीग्रेशन पर आधारित होता है, यह समाकलन और अवकलन पर आधारित होता है। हालांकि समाकलन का और अवकलन का आविष्कार ही न्यूटन ने किया था। इसका उपयोग न्यूटोनियन मैकेनिक्स में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हम कुछ ऐसे प्रॉब्लम थे, बहुत ऐसे प्रॉब्लम थे जिनको हम न्यूटन के मैकेनिक्स से हम जिसको हल नहीं कर पा रहे थे, जिसको हम न्यूटन के मैकेनिक्स से हल नहीं कर पा रहे थे। जैसे कि इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन को हमें अध्ययन करना है, इलेक्ट्रॉन एक बहुत छोटा पार्टिकल है। अगर इलेक्ट्रॉन का हमें अध्ययन करना है तो इलेक्ट्रॉन को हमें कम से कम प्रकाश से हमें देखना ही पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉन को हम प्रकाश से देखेंगे तो प्रकाश क्या होती है? एक फोटॉन होती है। प्रकाश से जब हम देखेंगे तभी उसका पोजीशन बदल जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन इतना हल्के पार्टिकल होते हैं, कुछ पार्टिकल इतने हल्के होते हैं कि उनको हम प्रकाश द्वारा देखने से पहले उनका पोजीशन बदल जाता है। क्यों? क्योंकि हम जिस प्रकाश से हम उसका अध्ययन करते हैं, जिस प्रकाश से देखकर हम उसका अध्ययन करना चाहते हैं, उन्हीं प्रकाश से उन पार्टिकल का पोजीशन बदल जा रहा है। तो ऐसे पार्टिकल का अध्ययन न्यूटन के मैकेनिक्स में करना असंभव हो गया। न्यूटन के मैकेनिक्स में ऐसे पार्टिकल का अध्ययन करना असंभव हो गया। तो कुछ वैज्ञानिक थे, श्रोडिंगर वैज्ञानिक थे, अनेक वैज्ञानिक थे। जैसे किसी व्यक्ति का आधार कार्ड होता है, अगर किसी व्यक्ति का आधार कार्ड पता हो गया तो उस व्यक्ति के बारे में हम पूरी जानकारी पता कर लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति का आधार कार्ड मिल गया तो उस व्यक्ति के बारे में हम पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। उसी प्रकार एक क्वांटम मैकेनिक्स में एक फंक्शन होता है, वेव फंक्शन, जिसको बोलते हैं तरंग फलन। अगर वह तरंग फलन जो होता है वह आधार कार्ड की तरह काम करता है। अगर किसी पार्टिकल का अगर हमें, तो पार्टिकल होते हैं वह वेव की तरह काम करते हैं और वेव पार्टिकल की तरह काम करते हैं। एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि जो वेव होता है, जो प्रकाश होता है, वो पार्टिकल की तरह व्यवहार करता है। तो डी ब्रोगली एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया कि अगर वेव पार्टिकल की तरह व्यवहार कर रहा है तो पार्टिकल भी वेव की तरह व्यवहार करेगा। उन्होंने बताया कि जो पार्टिकल होते हैं वो भी वेव की तरह व्यवहार करते हैं। तो कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं जिनका हम क्लासिकल मैकेनिक्स में अध्ययन नहीं कर सकते हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में अध्ययन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब उस पर प्रकाश डालते हैं तभी उनका पोजीशन बदल जाता है। प्रकाश की ऊर्जा से उनका पोजीशन बदल जाता है, इसलिए उसके बाद उनका अध्ययन करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, उनका अध्ययन करने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्या होता है कि हम क्या करते हैं, वो पार्टिकल जिनको हम क्लासिकल मैकेनिक्स में अध्ययन नहीं कर सकते हैं, उन पार्टिकल का अध्ययन हम क्वांटम मैकेनिक्स में करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, पाइरोस्ट्रॉन हो गया। जो छोटे पार्टिकल होते हैं, एटम लेवल पर होते हैं, जो पार्टिकल जिनका पोजीशन प्रकाश पड़ने से जो कंपन करने लगते हैं, जो गति करने लगते हैं, प्रकाश ऊर्जा से जो उनकी पोजीशन बदल जाता है, ऐसे पार्टिकल का अध्ययन हम क्वांटम मैकेनिक्स में करते हैं। क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स में हम अध्ययन उनका नहीं कर सकते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स में क्या करते हैं, उस पार्टिकल का हम पहले वेव फंक्शन पता करते हैं। क्या पता करते हैं?
उस पार्टिकल का वेव फंक्शन पता करते हैं। अगर उस पार्टिकल का वेव फंक्शन पता हो गया तो उस पार्टिकल की पूरी जानकारी हम पता कर सकते हैं। कैसे? किसी व्यक्ति का आधार कार्ड पता होने से उस व्यक्ति के बारे में हम पूरी जानकारी हासिल कर लेते हैं, उसी प्रकार किसी पार्टिकल का अगर वेव फंक्शन पता हो गया तो उस पार्टिकल का एनर्जी, उस पर कार्य करने वाला उस पार्टिकल की कितनी एनर्जी है, कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, कितनी ऊर्जा है, कितनी आइजन वैल्यू है, कि उस पर कितना फोर्स काम कर रहा है, हम सब पता कर सकते हैं उस पार्टिकल का। जो क्या होता है, जिस तरह आधार कार्ड किसी व्यक्ति का क्या पहचान पत्र होता है, उसी प्रकार जो वेव फंक्शन होता है किसी पार्टिकल का पहचान पत्र होता है। वेव फंक्शन के द्वारा हम किसी पार्टिकल का हम उसके बारे में, उसकी एनर्जी के बारे में सब, कि वो किस एनर्जी में है, वो पार्टिकल किस स्टेट में है, हम अध्ययन कर सकते हैं। तो हम खास बात यह है कि जिस पार्टिकल का अध्ययन हम क्लासिकल मैकेनिक्स में नहीं कर सकते हैं, उस पार्टिकल का अध्ययन हम क्वांटम मैकेनिक्स में करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म ही इसी आधार पर हुआ कि हम जो जिन पार्टिकल का हम उपयोग हम क्लासिकल मैकेनिक्स में नहीं कर पा रहे थे, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में नहीं कर पा रहे थे, वो प्रॉब्लम हो जा रही थी प्रकाश, क्योंकि हमें पहले किसी वस्तु को देखेंगे तब हम उसका अध्ययन करेंगे। जब हम प्रकाश उस पर डाल रहे थे तभी उसका पोजीशन क्या डिस्टर्ब हो जा रहा था, उसका पोजीशन बदल जा रहा था, वो कंपन करने लगते, वो गति करने लगते थे। तो फिर उसका हम अध्ययन कैसे करेंगे? उस पर फोर्स लगाएंगे, अलग से फोर्स कैसे लगाएंगे? प्रकाश के लगने से उस पर एक फोर्स काम, उसको एनर्जी मिल जा रही है पार्टिकल को, उस पर फोर्स काम करने लग रहा है। तो उसका अध्ययन हम क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं कर सकते हैं, उसका अध्ययन हम क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म इसके आधार पर हुआ। तो उस क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पर उस पार्टिकल का हम वेव फंक्शन पता करते हैं। वेव फंक्शन का जो फार्मूला होता है वो श्रोडिंगर इक्वेशन, तो श्रोडिंगर एक वैज्ञानिक थे, श्रोडिंगर वैज्ञानिक, इनका दो फार्मूला होता है, एक टाइम डिपेंडेंट होता है, एक टाइम इंडिपेंडेंट होता है। तो हम ऐसे बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो हम बता दे रहे हैं कि श्रोडिंगर समीकरण से हम अगर वेव फंक्शन पता है तो श्रोडिंगर समीकरण से हम उस पार्टिकल को अध्ययन करते हैं। तो थैंक यू गाइस। तो इसी तरह एक श्रोडिंगर वैज्ञानिक थे, उन्होंने किसी पार्टिकल की एनर्जी के बारे में, आइगन वैल्यू के बारे में बताने का खास प्रयास किया था। और आइंस्टीन भी थे जिन्होंने किसी पदार्थ के बारे में बताया था, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, फर्मी डिराक। ये क्या होती है? पदार्थ की अलग अलग अवस्था होती हैं। कोई पदार्थ होता है जो ये पाउली अपवर्तन के नियम का पालन करता है कि नहीं करता है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो पाउली अपवर्तन के नियम का पालन नहीं करते हैं। एक कैसे मैक्सवेल बोल्ट्जमान जो होते हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमान कुछ पदार्थ होते हैं। क्या एक अवस्था, ये अवस्था नहीं होती है मैक्सवेल बोल्ट्जमान, ये कोई मतलब कि एक ऐसे पदार्थ होते हैं जो पाउली अपवर्तन के नियम का पालन कर, उनके जो उसके पार्टिकल होते हैं पाउली अपवर्तन के नियम का पालन करते हैं कि या नहीं करते हैं। तो उसी प्रकार जो ऐसे पार्टिकल कुछ हो जाते हैं जो पाउली अपवर्तन के नियम का पालन करते हैं, जो पाउली अपवर्तन के नियम का पालन नहीं करते। पाउली अपवर्तन का नियम क्या है? पाउली अपवर्तन का नियम क्या है? किसी परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता है। चारों क्वांटम संख्याएं क्या है? एक मुख्य क्वांटम संख्या, एक चुंबकीय द्विघातीय क्वांटम संख्या, एक चुंबकीय क्वांटम संख्या, एक स्पिन क्वांटम संख्या। यानी कि किसी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती है। यानी कि अगर मुख्य क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और द्विघातीय क्वांटम संख्या अगर समान है तो स्पिन क्वांटम संख्या उसके लिए ज़रूर अलग होगा। चारों समान नहीं हो सकते हैं किसी इलेक्ट्रॉन के लिए, तो यही बताया है। तो ऐसे पदार्थ होते हैं कुछ जो ऐसे कुछ पदार्थ, कैसे कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है वो पाउली के अपवर्तन सिद्धांत पर किया जाता है। बाउ के नियम पर किया जाता है, लेकिन ये पाउली के अपवर्तन सिद्धांत का पालन करते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स का उत्पत्ति ऐसे क्यों हुई है? क्योंकि जो बहुत जो माइक्रोन लेवल के जो पार्टिकल होते हैं
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लेवल के जो पार्टिकल होते हैं, तो बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं, उनका अध्ययन करना क्लासिकल मैकेनिक्स में असंभव था। थैंक यू गाइस। तो जहाँ तक हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि क्लासिकल मैकेनिक्स से हटकर क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत क्यों की गई है। ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गया कि हमें क्वांटम मैकेनिक्स का अध्ययन एक नई शाखा के रूप में क्वांटम मैकेनिक्स को लेना पड़ा। थैंक यू।